देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था, निम्नलिखित समंकों से प्रत्येक 2 वर्षों के लिए परिचालन चक्र विधि से कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाइए। देखिए आपको एक तो ईयर फर्स्ट का डेटा दे रखा था, ईयर सेकंड का दे रखा है। अब फर्स्ट ईयर का तो मैं करा रहा हूँ, सेकंड ईयर का आप ही को क्या करना है, हल करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको m कैलकुलेट करना पड़ेगा। m इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाई इंटू 360। क्वेश्चन में दे रखा है 360 तो 360 लेंगे और यहां आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर हो गई बात। तो देखिए यहाँ एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपका कितना दे रखा है, प्रश्न में एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको दे रखा है कितना, 20,000 इंटू 360। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, देखिए परचेज दे रखा है 96,000, इसे अपन क्या मानेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम मानेंगे। क्लियर हो गई बात। तो 20,000 डिवाइड बाई 96,000 इंटू 20,000 डिवाइड बाई 96,000 इंटू 360 इक्वल टू 75 डेज, 75 डेज आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपका कौन सा था, m के बाद w इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ WIP इंटू 360, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP इंटू 360 बटा प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। क्लियर। देखिए ये 360। अब देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP, तो एवरेज स्टॉक ऑफ WIP कितना दे रखा है, 14,000 दे रखा है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट किसको लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेंगे। कितनी है, 1,40,000 है। वो प्रोडक्शन कॉस्ट भी कितनी लेंगे, 96,000 ही लेंगे। क्लियर। परचेज है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। अब देखिए तो 14,000 डिवाइड बाई 96,000 इंटू 360, ये आ जाएगा 52 डेज, 52 डेज। क्लियर हो गई बात। अब देखिए फिर आता है आपका एफ का क्या फॉर्मूला लिखाया था मैंने, वही 360 से मल्टीप्लाई, और अपना फॉर्मूला था एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 360। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, 21,000, 21,000 है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका है 1,40,000, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ गया, तो 21,000 डिवाइड 1,40,000 इंटू 360, 54 डेज आ गया, डेज। उसके बाद देखिए m आ गया, w आ गया, f। तो अब आपको निकालना पड़ेगा d, और d इक्वल टू क्या था, एवरेज रिसीवेबल्स इंटू 360 डिवाइड बाई नेट क्रेडिट सेल्स। अगर देखिए उधार बिक्री नहीं दे रखी है तो जो बिक्री दी हुई है उसे ही क्या मानेंगे, उधार मानेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में आपका
ये तो दे रखा है डेटर्स, तो ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा है तो आपको एवरेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा है तो सीधा सीधा कितना ले लेंगे, 32,000 ले लेंगे। और नेट क्रेडिट सेल आपकी दे रखी है 1,60,000 इंटू 360 इक्वल टू 32,000 डिवाइड बाई 1,60,000 इंटू 360, 72 डेज, 72 डेज। उसके बाद 72 डेज आपका कंप्लीट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट था आपका क्या था, डी आ गया, एम आ गया, डब्ल्यू आ गया, एफ आ गया, डी। डी के बाद आपका आता है सी, और सी का फॉर्मूला क्या था, एवरेज पेएबल बटा नेट क्रेडिट परचेज इंटू 360। क्लियर हो गई बात, 360 360। देखिए एवरेज पेएबल बटा नेट क्रेडिट परचेज इंटू 360, तो एवरेज पेएबल यहां पर क्रेडिटर्स को मानेंगे कितनी, 16,000, और ये लो 360, और नेट क्रेडिट परचेज आपकी कितनी हो जाएगी, परचेज 96,000 इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 96 इंटू 360, ये आ जाएगा 60 डेज, 60 डेज। अब देखिए अपना यहां पर ये तो हो गया, तो ओसी निकालने का फॉर्मूला था ओसी, एम प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। क्लियर, ओसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था, एम की वैल्यू कितनी आई 75, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई 52, एफ की वैल्यू कितनी आई 54, डी की वैल्यू कितनी आई 72 और सी की वैल्यू कितनी आई 60। क्लियर, देखिए ये गड़बड़ हो गई, ये एक यहाँ पे ये आएगा 1,40,000, 1,40,000 इसे ही मानेंगे, तो ये आ जाएगा अपना 36 डेज आएगा, 36 डेज है। तो देखिए 76 प्लस 36 प्लस 54 प्लस 72 प्लस 60 माइनस 60, 177, ये आपका 36 डेज आएगा, 36 डेज, तो ये आ जाएगा 177 डेज। 177 डेज आपका क्या आएगा, आपका ओसी आएगा, ऑपरेटिंग साइकिल आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और ईयर फर्स्ट का मैंने करा दिया, आपको ईयर सेकंड का आप ही को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से सॉल्यूशन है, एम किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, डब्ल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, एफ की वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, डी की वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, सी की वैल्यू, और फिर ओसी, ओसी इक्वल टू एम प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। और तो आपका ओसी आ जाएगा 177 डे, 75 प्लस 36 प्लस 54 72 माइनस 60। देखिए 75 प्लस 36 प्लस 54 प्लस 72 माइनस 60 इक्वल टू 177 डेज। अब देखिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, यही आगे का मैं यही बता रहा हूं आपको।
देखिए ये आपका ओसी आया था। अब अपने इसी क्वेश्चन में क्या करना है, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट। वर्किंग कैपिटल बराबर सी प्लस ओ सी बटा एन इंटू सी एस। ठीक है, देखिए यहां लिखेंगे वर्किंग कैपिटल, सी इक्वल टू कैश, ओ सी इक्वल टू ऑपरेटिंग साइकिल, एन इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, और सी एस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब देखिए वैल्यू रखता हूं मैं, सी की वैल्यू तो 0 है, ओ सी की वैल्यू अपनी 177 है, एन का इन्होंने 360 बताया है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन्होंने 1,40,000 हमें बताई है। क्वेश्चन में दे रखी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखिए ये रही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,40,000। क्लियर हो गई बात। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,40,000 है, ठीक है। तो 1,40,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी, तो देखिए आंसर किस प्रकार से होगा। 177 में 360 का डिवाइड कीजिए, 177 डिवाइड बाई 360 इंटू 1,40,000 इक्वल टू 68,833। कितना है 68,833, 68,833। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। किसका आंसर रहेगा ये, वर्किंग कैपिटल का। क्लियर हो गई बात। तो देखिए ईयर नंबर जो ईयर सेकंड है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात थी, ये क्वेश्चन नंबर 3, ईयर नंबर सेकंड का आपको स्वयं हल करना है। जो ईयर सेकंड है, जिस प्रकार से मैंने ईयर फर्स्ट का कैलकुलेशन किया है कि सबसे पहले मैंने क्या किया, एम की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर मैंने किसकी वैल्यू कैलकुलेट की, डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट की, उसके बाद मैंने किसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू, फिर मैंने डी की वैल्यू कैलकुलेट की और सी, और जैसे ही मैंने पांचों की वैल्यू की तो मेरा क्या आ जाएगा, ओसी आ जाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल, एम प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी इक्वल टू ऑपरेटिंग साइकिल, और ये आ गया मेरा 177 डेज। उसके बाद देखिए वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सी प्लस ओ सी बटा एन इंटू सी एस, ये अपना वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। देखिए सी की वैल्यू है कैश, सी इक्वल टू कैश, ओ सी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, डब्ल्यू सी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, ओ सी इक्वल टू ऑपरेटिंग साइकिल, एन इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। देखिए कभी कभार क्वेश्चन में ही ये कह दिया जाता है कि आपको नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर 360 मानने हैं, 260 मानने हैं या 365 मानने, जो भी है। अगर बुक में दे रखा है तो आपको वही अज्यूम करना है, और नहीं दे रखा है तो आप 365 डेज इन ए ईयर मानकर क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए CS का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दी हुई थी, क्लियर। तो देखिए C का मतलब कैश, और क्वेश्चन में कैश की वैल्यू नहीं है, नगद कोई भी पैसा नहीं है। उसके बाद OC आपने कैलकुलेट किया, कितना आया 177, मैंने 177 यहां पर वैल्यू पुट की। उसके बाद इसने क्वेश्चन में कहा कि प्रत्येक वर्ष में कितने दिन मानने हैं, 360 दिन मानने हैं, तो मैंने यहां पर 360 ले लिया। अब यहां CS का मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको प्रश्न में दे रखी है 1,40,000 प्रश्न में दे रखी है। तो इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 68,833 आएगा। कितना आएगा, 68,833। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। तो अपने ऑपरेटिंग जो साइकिल मेथड था
परिचालन चक्र विधि से कार्यशील पूंजी की गणना करने का, परिचालन चक्र विधि से कार्यशील पूंजी की गणना करने के। तो उसमें मैंने तीनों प्रश्न हल करा दिए, पहला क्वेश्चन करा दिया, दूसरा हल करा दिया, तीसरा भी हल करा दिया, और तीसरे का एक सेकंड ईयर का बचा है, वो आपको हल करना है। आप हल करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा और समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। कौन सा मेथड? ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपको मैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल नंबर, आप घर पर एग्जाम्पल 6 हल करेंगे। कौन सा एग्जाम्पल हल करेंगे? 6 नंबर का एग्जाम्पल हल करेंगे। काफी बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। कौन से मेथड की? ऑपरेटिंग साइकिल मेथड की। 6 नंबर का एग्जाम्पल आपकी बुक का आपको हल करना है, एसएनएस कंपनी वाला, एसएनएस कंपनी वाला, वो भी आपको हल करना है। आप हल करेंगे तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल मेथड और आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? नमस्कार। देखिए, बीकॉम पार्ट सेकंड, ईएफएम पेपर सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कार्यशील पूंजी का प्रबंध अपना टॉपिक चल रहा था, और अपना एक कंप्लीट हो चुका था एक मेथड, परिचालन चक्र विधि। परिचालन चक्र विधि कंप्लीट हो गया था, और दूसरा मेथड था शुद्ध चालू संपत्ति। शुद्ध चालू संपत्ति, दो मेथड, शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि। शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि। देखिए, शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान, नेट करंट एसेट्स फोरकास्टिंग मेथड। नेट करंट एसेट्स फोरकास्टिंग मेथड। नेट करंट एसेट्स फोरकास्टिंग मेथड। देखिए, नेट करंट एसेट्स फोरकास्टिंग मेथड में आपका किस प्रकार से वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट की जाती है वो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इसमें एक फॉर्मेट करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, नेट करंट एसेट्स फोरकास्टिंग मेथड। देखिए, यहाँ पर सेकंड मेथड था नेट करंट एसेट्स फोरकास्टिंग मेथड। तो देखिए, इसमें था स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या? देखिए, पर्टिकुलर्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या आता था, ए यहां लेंगे ए करंट एसेट्स। करंट एसेट्स उसमें फर्स्ट
स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें आपका क्या आएगा, केवल मटेरियल का हिस्सा आता है। ठीक है, क्या आएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नंबर 2, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर। और इसमें आपका एक तो आएगा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। क्लियर होगी बात। उसके बाद आता है थर्ड नंबर, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इसमें आएगा आपका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। उसके बाद फोर्थ आएगा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और उसमें भी आपका एक तो आएगा मटेरियल, एक लेबर और एक आपका आएगा क्या, ओवरहेड। क्लियर होगी बात। तो देखिए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ठीक है। उसके बाद नंबर 5, करंट एसेट्स। ए करंट एसेट्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। क्लियर। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ठीक है। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अब देखिए स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड है। अब बात आ रही है यहां पर डेटर्स। डेटर्स में भी आपका क्या आएगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। क्लियर। तीनों चीज आ जाएगी, ये लो तीनों चीज आ गई और इन तीनों को यहां लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए आगे यही, ये कंटिन्यू ही फॉर्मेट है, ये कंटिन्यू। देखिए उसके बाद आता है 6 नंबर, कैश। 7, एडवांस पेमेंट्स। क्या आएगा, एडवांस पेमेंट्स इन एडवांस या एडवांसेस, पेमेंट्स इन एडवांस। एडवांस। और 8 नंबर आ जाएगी आपकी अदर करंट एसेट्स। और भी कोई करंट एसेट्स है वो आ जाएगी। इसका टोटल ए, देखिए ए हो गया। क्लियर हो गई बात। तो ये तो आ गए आपकी, देखिए मेथड नंबर 2, शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि, नेट करंट एसेट्स फोरकास्टिंग मेथड। पर्टिकुलर अमाउंट, करंट एसेट्स है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, मटेरियल स्टॉक ऑफ WIP है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड है। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड है। इधर डेटर्स में भी वही मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। देखिए आगे नेक्स्ट बी पार्ट, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज। अब देखिए करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं तो करंट लायबिलिटीज में
नंबर 1 क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में क्या आ जाएगा? मटेरियल। क्या आ जाएगा? मटेरियल। उसके बाद नंबर 2 क्रेडिटर्स आ गया। क्रेडिटर्स के बाद आता है लैक्स इन पेमेंट। लैक्स इन पेमेंट, लैक्स इन पेमेंट, लैक्स इन पेमेंट आपका लेबर हो सकता है और ओवरहेड में हो सकता है, यानी कि ऊपरी व्यय और श्रम के भुगतानों में देरी। क्लियर? और आपकी लास्ट आ जाएगी अदर। अदर करंट लायबिलिटीज। अब देखिए इसका टोटल करेंगे यहां पर, ठीक है। इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका बी पार्ट। कौन सा पार्ट? बी पार्ट। अब देखिए बी पार्ट क्लियर है। अब यहां पे आएगा आपका वर्किंग कैपिटल, ए माइनस बी, ए माइनस बी कर लेंगे, आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड कॉन्टीजेंसीज, कॉन्टीजेंसीज। और जैसे ही आप कॉन्टीजेंसी ऐड कर देंगे तो आपकी आ जाएगी टोटल वर्किंग कैपिटल, टोटल वर्किंग कैपिटल। क्लियर हो गई बात? टोटल वर्किंग कैपिटल। देखिए ए करंट एसेट्स होगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल। नंबर 2 स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। उसके बाद नंबर 3 स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। स्टॉक नंबर 4 स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। डेटर्स, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। उसके बाद 6 कैश, 7 पेमेंट्स इन एडवांस। 7 नंबर अदर करंट एसेट्स, और बी पार्ट आएगा करंट लायबिलिटीज, और उसमें फर्स्ट आएगी क्रेडिटर्स, मटेरियल। 2 लैक्स इन पेमेंट। नंबर 3 अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, बी। तो वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, क्लियर। ऐड कॉन्टीजेंसीज, और उसका आपका टोटल वर्किंग कैपिटल आपका यहाँ पर कंप्लीट है। क्लियर हो गई बात? तो ये टोटल वर्किंग कैपिटल किस प्रकार से कैलकुलेट होगा? शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि। ठीक है। नंबर 2 मेथड भी आपका मैंने यहाँ नोट्स अच्छे से बता दिया है। अब इसमें कुछ मैं नोट लिखा रहा हूँ, वो नोट आप ध्यान से देखिए। क्लियर है? देखिए नोट नंबर 2। देखिए नोट देखिए इसी में नोट, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मैंने आपको लिखाया, ठीक है। स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस, और इसमें मैंने आपको 3 चीज बताई। एक तो क्या बताया? मटेरियल बताया। दूसरा मैंने क्या बताया? लेबर बताया। तीसरा मैंने क्या बताया? ओवरहेड बताया। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। देखिए मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, देखिए इनको ये भी किस पे? 50%, और ये कितना? 50%। देखिए
यदि पर्सन में लेबर और ओवरहेड के बारे में 100% बोल रखा है तो 100% निकालेंगे, क्लियर। और यदि प्रश्न में कुछ भी नहीं बोल रहा है तो लेबर और ओवरहेड की गणना प्रश्न में हमेशा 50% पे ही की जाती है। क्यों की जाती है? देखिए, आप कोई भी उत्पाद बनाते हैं, अब उत्पाद बना रहे हैं तो जैसे ही उस उत्पाद को बनाएंगे मटेरियल तो उसमें क्या होगा? पूरा लगेगा। देखिए, उत्पाद मटेरियल तो उसमें पूरा लगेगा, 100% लगेगा। कोई भी उत्पाद बना रहे हो, कोई भी चीज बना रहे हो तो उसमें मटेरियल तो क्या होगा? पूरा 100% ही लगेगा। लेकिन देखिए, वो किस प्रोसेस में है? WIP प्रोसेस में है। WIP कहने का मतलब वो है अर्ध निर्मित माल है, अर्धनिर्मित माल है। तो अर्धनिर्मित माल है तो उसमें देखिए मटेरियल पूरा लग गया, ठीक है। उसके बाद आता है लेबर, और लेबर आपका कितना लगेगा? 50%। उसके बाद क्या आता है? ओवरहेड, ओवरहेड भी कितना लगेगा? 50%। अर्थात वो आधा ही बना है तो उसका मतलब पूरा नहीं बना तो उसमें मजदूरी भी क्या लगी है? आधी, और जो अन्य खर्चे थे वो भी क्या लगे हैं? आधे। तो प्रश्न को जब भी हम हल करेंगे तो जो लेबर है, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में जो लेबर है, ओवरहेड है, उनको 50% पे कैलकुलेट किया जाता है, 50% पे ही कैलकुलेट किया जाता है। यदि प्रश्न में 100% के लिए कह रहा है तभी हम उसको कितने पे? 100% पे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए दूसरी विधि कंप्लीट है। अपनी थर्ड विधि थी प्रक्षेपी चिट्टा विधि, प्रक्षेपी चिट्टा विधि, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, जो भी आपकी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट थी, प्रक्षेपी चिट्टा विधि, ठीक है। प्रक्षेपी चिट्टा विधि में किस प्रकार से क्या क्वेश्चन को हल किया जाता था वो मैं आपको बता रहा हूं। प्रक्षेपी चिट्टा विधि, देखिए इसमें सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का निर्माण करना होता है। वो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का निर्माण करते हैं और उसमें सब लायबिलिटीज और जो असेट्स होती है उसकी मदों को हमें क्या करना होता है? कैलकुलेट करना होता है। किस किस की मदों को? देखिए कौन सी बैलेंस शीट बनाएंगे? प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाएंगे। यहां पे आएगी लायबिलिटीज, ये अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे असेट्स और ये अमाउंट आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखिए असेट्स में क्या क्या इसमें हम लिखते हैं क्वेश्चन में से। अगर क्वेश्चन में क्या दे रखी है? फिक्स असेट्स, तो उसको हम यहाँ लिख दें फिक्स असेट्स।
अब आ गया आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिक्स एसेट्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एक आपका क्या आ जाएगा, डेटर्स, कैश एंड अदर करंट assets। तो ये मदे तो इसमें अपने को देखिए फिक्स एसेट्स पर्सन में दी हुई है तो लिख देंगे, अगर नहीं दे रखी तो क्लियर। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेटर्स कैलकुलेट के क्वेश्चन में कैश दे रखा है तो लिख देंगे। कभी कभार कैश देखिए इसका योग ज्यादा आ रहा है और इसका योग कम आ रहा है, तो कैश यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर भी आ सकता है। क्या आ सकता है, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर। अब देखिए लायबिलिटीज में यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल, या आप बता सकते हैं शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो दोनों मिला के क्या हो गई, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, देखिए शेयर कैपिटल के बाद आप यहां लिख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका P&L हो सकता है, अदर जनरल रिजर्व हो सकता है, ये दिए हुए हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद डिबेंचर, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर करंट लायबिलिटीज। क्लियर। तो देखिए ये प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आपको प्रश्न में क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। प्रश्न में प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी। देखिए प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बताया, लायबिलिटीज असेट्स, लायबिलिटीज असेट्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेटर्स, कैश, अदर करंट एसेट्स। क्लियर होगी बात। तो देखिए यहां पर इसका टोटल ज्यादा आ रहा है, इसका कम आ रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, कैश। ये बात ध्यान रखनी है। इसका टोटल असेट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, लायबिलिटीज का कम आ रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब बात आ रही है कि सर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट से वर्किंग कैपिटल की गणना किस प्रकार की जाती है। तो देखिए वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL। अगर मैं करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को घटा दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। देखिए WC इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, CA इक्वल टू करंट एसेट्स, CL इक्वल टू करंट लायबिलिटीज, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट से क्या आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। क्लियर। तो आपका ये तीसरा मेथड भी यहां पर कंप्लीट हो गया। अब चौथा मेथड था आपका
चौथा मेथड था प्रतीपगमन विश्लेषण विधि। प्रतीपगमन विश्लेषण विधि, और प्रतीपगमन विश्लेषण विधि में आपका किस प्रकार से वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट की जाती है वो देख लीजिए। प्रतीपगमन विश्लेषण विधि, देखिए 4 नंबर, प्रतिगमन विश्लेषण विधि, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। तो देखिए रिग्रेशन एनालिसिस मेथड, प्रतीपगमन विश्लेषण विधि, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड में किस प्रकार से क्या होगा, देखिए y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, मैंने क्या लिखा, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, क्लियर। यहां पर y इक्वल टू x इक्वल टू, देखिए y की वैल्यू को माना जाता है वर्किंग कैपिटल, क्या माना जाएगा, वर्किंग कैपिटल, और x की वैल्यू को माना जाता है यहां पर सेल्स, क्या माना जाएगा, सेल्स। अब बात आ रही है ए और बी, ए स्लोप ऑफ, बी का मतलब होगा स्लोप ऑफ टाइम, बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टाइम, और ए इक्वल टू, देखिए ए इक्वल टू क्या मानेंगे, इंटरसेप्ट ऑफ द, इंटरसेप्ट ऑफ द लिस्ट, इंटरसेप्ट ऑफ द लिस्ट स्क्वायर टाइम, लिस्ट स्क्वायर टाइम, स्क्वायर टाइम। अब इसमें देखिए आगे क्या होगा, सिग्मा y बराबर एन ए प्लस बी एक्स, सिग्मा y बराबर एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। तो ये आपका क्या होगा, देखिए वापस बता रहा हूं, प्रतीपगमन विश्लेषण विधि में वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है, प्रतीपगमन विश्लेषण विधि, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, x इक्वल टू सेल्स, b स्लोप ऑफ टाइम, a इंटरसेप्ट्स ऑफ द लिस्ट स्क्वायर टाइम, सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, इक्वेशन फर्स्ट होगी, और सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन आपकी क्या होगी, सेकंड होगी। अब देखिए आपका एक लास्ट मेथड बच रहा है विक्रय प्रतिशत विधि, और विक्रय प्रतिशत विधि में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है, देखिए नेक्स्ट लास्ट मेथड, नंबर 5, विक्रय प्रतिशत विधि, परसेंटेज सेल्स मेथड, परसेंटेज सेल्स मेथड, परसेंटेज सेल्स मेथड।
परसेंटेज सेल्स मेथड किस प्रकार से, विक्रय प्रतिशत विधि, परसेंटेज सेल्स मेथड किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, विक्रय प्रतिशत विधि। क्लियर हो गई बात। तो देखिए विक्रय प्रतिशत विधि किस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी, देखिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यहां ए आएगा करंट असेट्स। सबसे पहले क्या आएगी, करंट असेट्स आएगी। क्लियर, करंट असेट्स और एक आपकी यहां पे ले लेंगे सेल्स। ठीक है, यहां पर सेल्स आ जाएगी एक्चुअल, एक्चुअल परसेंटेज ऑफ सेल्स और ये आ जाएगा एस्टिमेटेड। कौन सा, एसटी